दुल्हन के लाल जोड़े में अपने बिस्तर पर बैठी नताशा अपने पति विवेक का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद विवेक उसके कमरे में दाखिल होता है। उसे देखते ही नताशा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। विवेक उसके पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। उसके बाद उसके हाथों को अपने हाथों में लिए वो उससे कहता है कि नताशा, तुम्हें देखकर लगता है कि सच में ऊपर वाले ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। अच्छा, ऐसा क्यों? अब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी खूबसूरती को बयां करने के लिए। अरे, इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? आज तो हमारी पहली रात है। आज तो जी भर के तारीफ कर लीजिए। नताशा की बातों को सुनकर विवेक उसके और भी पास आता है और उससे कहता है कि नताशा, तुम्हें देखकर सच में एहसास होता है कि क्यों और कैसे विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग कर दी थी। ओ हेलो, मैं मेनका नहीं। ऐसे तुम कहाँ हो? ये जो तुम्हारे गाल हैं, उफ, क्या कहूँ। इन गोरे गोरे गालों को देखकर लगता है कि बस इसे देखता रहूं, तुम्हारी जुल्फों से खेलता रहूं, तुम्हारी आंखों की मस्ती में डूब जाऊं और फिर कभी ना बाहर आऊं। विवेक की बातों को सुनकर नताशा शर्मा जाती है और उसकी ओर देखते हुए कहती है तो फिर डूब जाओ ना, देर किस बात की, मैं भी तो बेकरार बैठी हूँ। विवेक नताशा को गले से लगा लेता है और फिर आती है तो सिर्फ दोनों की जोर जोर से सांस लेने की आवाज। लेकिन अचानक उन तेज सांसों की आवाज पर ब्रेक लग जाता है और एक जोरदार आवाज आती है कार में ब्रेक लगाने की। क्या हुआ? क्या हुआ विवेक? नताशा देखती है कि विवेक तो शेरवानी पहने उसके बगल में बैठा है और वो दोनों कार में है। असल में नताशा अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल यानी विवेक के घर जा रही थी। रास्ते में उसकी आंख लग गई और वो सपनों में खो गई। ओह, ये एक सपना था। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद तो ये सपना सच ही होने वाला है। ये सोचकर नताशा ने विवेक की ओर देखा, लेकिन विवेक तो अपनी सुंदर बीवी को छोड़कर बाहर का नजारा देखने में व्यस्त था। बहरहाल कुछ देर के बाद नताशा अपने ससुराल पहुंची और जैसे कि एक नई बहू के साथ होता है, उसकी सास ने उसका स्वागत उसकी आरती उतार कर किया और फिर उन्होंने विवेक की ओर देखकर कहा, लाखों में एक बहू आई है मेरी, लाखों में एक। क्यों विवेक? लेकिन विवेक ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। नताशा को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात की बात है। नताशा अपने बिस्तर पर बैठी विवेक का इंतजार कर रही थी और मन ही मन कई तरह के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी विवेक ने कमरे में प्रवेश किया और जैसा कि होना था वही हुआ। नताशा के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। काफी नर्वस फील कर रही हूँ मैं, न जाने क्या होगा। और ये मेरे दिल की धड़कनें क्यों इतनी तेज हो गई हैं? ऐसा लगता है कि दिल ही निकलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जितनी तेजी से उसका दिल, उतनी तेजी से वो कुछ पलों में सामान्य भी हो गया। और उसका कारण था विवेक का अजीब बर्ताव और उसके अजीब से कपड़े भी। अरे, ये इन्होंने बाबाओं वाले कौन से कपड़े पहन लिए और ये नीचे जमीन पर क्यों सो रहे हैं? नताशा के जहन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी का भी उसके पास जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद विवेक जमीन पर ही सो गया। नताशा को ऐसी सुहाग रात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। नताशा को इस घर में आए लगभग 10 दिन हो गए थे, लेकिन इन 10 दिनों में विवेक ना तो उसके पास एक सेकंड के लिए भी बैठा और ना ही कोई बात की। आज रात भी जब विवेक उसी तरह जमीन पर सो गया तो क्या बात है? क्या ये मेरी या मेरे घर वालों की किसी बात से नाराज है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? मुझे इनसे बात करनी होगी। ऐसा ना हो कि मेरा घर बसने के पहले ही उजड़ जाए। नताशा बिस्तर से नीचे उतरी और विवेक के बगल में जाकर लेट गई। उसके बाद उसने विवेक को पकड़ लिया और कहा कि क्या बात है जी, आप इस तरह नीचे जमीन पर क्यों सोते हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? लेकिन जैसे ही नताशा ने विवेक को टच किया, उसे बिजली का झटका सा लगा और वो तुरंत उठकर बैठ गया और नताशा से बोला, प्लीज मुझसे दूर रहिए, और हाँ, मुझसे किसी बात की कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। क्या हुआ जी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नताशा ने ये बात विवेक के हाथ को अपने हाथ में लेकर कही, लेकिन विवेक ने तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया। देखिए, अब आप खामखा अपना टाइम खराब कर रही हैं। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए। अरे, ऐसे कैसे दूर रहिए? मैं पत्नी हूँ आपकी, आप ब्याह कर लाए हैं मुझे, मेरा आप पर हक है। कोई हक नहीं है, कोई नहीं। मैंने कहा ना मुझसे बिल्कुल दूर रहिए। मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? कोई कमी है आप में? अगर है तो फिर शादी क्यों की? कमी तो कोई नहीं है, लेकिन शादी के लिए मैंने अपने घर वालों को बहुत मना किया था। नताशा से शादी के पहले विवेक ने अपने घर वालों से इस शादी के लिए कई बार इनकार किया था और इसका कारण था, माँ, आपको पता है ना, मैंने सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। फिर आप लोग क्यों मेरी शादी करने की जिद पर अड़े हुए हैं? विवेक बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तू मेरा इकलौता बेटा है। मेरी भी कई सारी उम्मीदें हैं जो मैंने तुमसे लगा रखी है। माँ, क्या फायदा उन उम्मीदों का? मैं कोई उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दीजिए।
ठीक है, फिर जहर की शीशी ला दे मेरे लिए और अपने हाथ से पिला दे, क्योंकि अपने इकलौते बेटे का इस तरह ब्रह्मचारी हो जाना मुझे तो कतई मंजूर नहीं है। विवेक ने जब नताशा से अपने ब्रह्मचारी होने की बात कही तो उसका सिर चकरा गया। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब कोई भी उसे देखता था तो देखता ही रह जाता था। उसने कई लड़कों के मुंह से अपने लिए एक ही शब्द बार बार सुना था और वो शब्द था हॉट। यार ये नताशा कितनी हॉट है यार, जब भी इसे देखता हूँ तो मैं आइसक्रीम की तरफ पिघल जाता हूँ यार, सच में। अखिल नताशा के कॉलेज में ही पढ़ता था और वो कॉलेज के बाकी लड़कों की तरह ही नताशा की हॉटनेस पर फिदा था। वो उसे मन ही मन पसंद भी करता था। एक दिन उसने अपने दिल की बात नताशा से कह भी दी। आई एम सॉरी अखिल, मैं अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी करूंगी, तो मेरे लिए प्यार मोहब्बत के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है। नताशा की शादी को अब 4 महीने हो गए थे और इन 4 महीनों में भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। शादी को लेकर उसके जितने सपने थे सब चकनाचूर हो गए। एक दिन की बात है, नताशा कॉलेज की अपनी एक दोस्त निर्मला की शादी में गई हुई थी और वहीं पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से अखिल से हुई। नताशा यार, वो कॉलेज की बात से अब तक खफा है क्या? अब तो तेरी शादी हो गई, अब तो तू बहुत खुश होगी, जैसा तू चाहती थी वैसा ही हो गया। अखिल की बातों का नताशा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके आंसू देखकर अखिल ये भांप गया कि नताशा शायद अपनी शादी से बहुत खुश नहीं है। उस दिन अखिल ने नताशा को खुश रखने की बहुत कोशिश की। नताशा को उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया। उस दिन के बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे। नताशा को अखिल का साथ अब बहुत पसंद आने। अरे हाँ बाबा, बोला ना मैं आऊंगी। तुम एक ही सवाल बहुत बार पूछते हो अखिल। नताशा बहुत खुश रहने लगी थी। वो घंटों अखिल से बातें करती, उससे मिलती, उसके साथ बहुत समय बिताती। नताशा विवेक को उसी तरह इग्नोर करने लगी जिस तरह वो उसे किया करता था। हालांकि नताशा और अखिल के बीच कोई गलत संबंध नहीं था। वो एक दोस्त के नाते ही एक दूसरे से मिलते थे। शुरू शुरू में तो विवेक को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे नताशा की हरकत चुभने लगी। उसे नताशा का इस तरह किसी गैर मर्द से बातें करना और उससे मिलना अखरने लगा, लेकिन वो करता भी क्या। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? मैं तो ब्रह्मचारी हूं ना, फिर मुझे ये सब बातें क्यों बुरी लगने लगी हैं? ये कैसा संकेत है? उन्हीं दिनों विवेक के घर एक गुरुजी आए। विवेक की माँ को गुरुजी पर बहुत आस्था थी। विवेक भी उन्हें बचपन से देखा करता था और उन्हें गुरुजी की बातें बहुत पसंद थी। वो कई बार उनसे अपनी उलझनों का हल भी पा लेता था। विवेक एक बार फिर से नई उलझन में था, इसलिए उन्होंने बाबा जी से पूरी बात खुलकर कही। विवेक, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे किए का ही परिणाम है। तुम कोई साधु बाबा तो हो नहीं जो ब्रह्मचारी बनने का प्रण ले लिया। वैसे साधुओं ने भी अपने घर बसाए हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी तुम अपनी पूजा भक्ति को जारी रख सकते हो। देखो, ईश्वर ने तुम्हें इस समय एक पति का रोल दिया है, उसे अच्छे से निभाओ, नहीं तो कल को ऊपर वाले की अदालत में तुम्हें जवाब देना होगा। बाबा जी की बातों को सुनकर विवेक को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसी दिन की बात है, नताशा सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी विवेक ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और कहा कि मुझे माफ कर दो नताशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन मेरे अन्याय की सजा तुम मेरे साथ भी अन्याय करके मत दो। प्लीज तुम उस लड़के से मिलना छोड़ दो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बनकर रहो। मैं तुम्हें हर वो सुख दूंगा जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। और आपका ब्रह्मचारी का प्रण? वो तो टूट गया। तुम्हारी जैसी हॉट बीवी जिसकी हो, भला वो ब्रह्मचारी रह भी कैसे सकता है? उसकी बातों को सुनकर नताशा मुस्कुराने लगी और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया।